नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या है? समायोजन प्रविष्टियाँ। फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर एडजस्टमेंट एंट्रीज है, वो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इसमें बात करेंगे कि ऐसे कौन से समायोजन है वो किए जाते हैं, फिर बाद में फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, तो उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वो समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो एंट्रीज की जाती है उनके बारे में बात करेंगे। और जो विपरीत प्रविष्टि और प्रत्यक्ष लेखांकन विधियों के माध्यम से किस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासें आपकी जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, जिसमें आपसे किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लिया जा रहा है। यानी ये क्लासें आपको वामिका अकेडमी पर रोजाना लगभग डेली क्लासें आपको मिलती रहेगी। और साथ में आपको ये जो क्लासें हैं वो बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी। वो पीडीएफ और नोट्स प्लस जो नोट्स हैं वो भी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है कि वामिका अकेडमी को सब्सक्राइब करना है। और ये क्लासें आपको वामिका अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, यानी जेवीनल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से पूरी क्लासें वहाँ पे एक साथ मिलेगी आपको। और जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जो वीडियो है, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी पीडीएफ नोट्स हैं, वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर, यानी समायोजन प्रविष्टियाँ। क्या है? एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसमें बता रखा है कि समायोजन प्रविष्टियों के आशय, यानी समायोजन प्रविष्टियों से आशय है प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में की जाने वाली उन प्रविष्टियों से है जो किसी व्यवसायिक संस्था के व्यापार एवं लाभानी खाते से सही लाभ हानि तथा चिट्ठी से सही आर्थिक स्थिति प्रकट करने हेतु लेखांकन परंपराओं एवं अवधारणाओं का पालन करते हुए याद समायोजनों के लिए की जाती है। ठीक है, तो यानी ये आपकी जो क्लास है बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसमें बता रखा है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एंट्रीज मेड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड टू मेक नोन एडजस्टमेंट इन ऑर्डर टू शो द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कंसेप्ट। नेक्स्ट है, यानी समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, यानी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड क्यों है। तो इसमें है फर्स्ट आपका है टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट वर नॉट रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जो गलती से रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है टू टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन ओनली पार्टी इज रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड एक्यूड बट अनरिसीव्ड इनकम है। नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड एक्यूड एंड अनपेड एक्सपेंसेस है। टू करेक्ट एरर्स है। टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कंसेप्ट है। टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेज के लिए समायोजन किए जाते हैं। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण समायोजन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से समायोजन है वो करने होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले तो इनको ब्रीफ में देखेंगे कौन कौन से समायोजन है, और फिर इनको डिटेल से वन बाय वन देखेंगे, जिसमें प्रत्यक्ष लेखांकन विपरीत प्रविष्टि के द्वारा किस प्रकार से एंट्री की जाती है। देखिए, फर्स्ट तो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन प्रविष्टि करनी होगी। फिर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज यानी बकाया खर्चे हैं, अदायत्य है, उनका आपको समायोजन करना होगा। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेज है, एक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम का करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का समायोजन करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स का समायोजन करना होगा, डेप्रिसिएशन का समायोजन करना होगा। फिर है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए करना होगा। फिर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए करना होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देनदारों पर बट्टा आयोजन किया जाता है, लेकिन जो क्रेडिटर्स या लेनदार होते हैं उन पर बट्टा आयोजन नहीं किया जाता है, विशेष ध्यान रखना आपको। और लेनदारों पर बट्टा संचय, यानी लेनदारों पर बट्टा संचय होता है, अगर कोई लेनदार है अगर बट्टा देता है तो बट्टा संचय होता है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है। फिर मैंने यानी प्रबंध की पारिश्रमिक है। फिर है सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस है, एंड पसंदगी पर माल भेजने पर जो समायोजन प्रविष्टियाँ की जाती है वो किस प्रकार से की जाएगी। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल लॉसेज है, यानी जो आकस्मिक हानियां व्यापार में, जैसे लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है आकस्मिक हानियां, उनका समायोजन किया जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज है, संदिग्ध दायित्व है, उनका समायोजन किया जाता है। एंड म्यूचुअल डेब्ट्स है, उनका समायोजन किया जाता है। प्रेषण एवं संयुक्त साथ संबंधी व्यवहार है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर है। फिर रेक्टिफिकेशन एरर है, तो रेक्टिफिकेशन एरर के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे इसको देखना। फिर टैक्स डिडक्शन का समायोजन किया जाता है। फिर प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है।
नेक्स्ट है संपत्ति का निजी उपयोग एंड पर्सनल यूज ऑफ असेट्स बाय प्रोप्राइटर, स्वामी द्वारा संपत्ति का निजी उपयोग किया जाता है तो उसका किस प्रकार से समायोजन किया जाता है। फिर इसके अलावा अदर एडजस्टमेंट, इसके अलावा अन्य जो समायोजन है वो किस प्रकार से किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो लगभग आपके 22 प्लस समायोजन है वो देखेंगे। अब इसमें एक नोट दे रखा है कि व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स आइटम इंक्लूड इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी shown either in the trading account only, the profit and loss account only, or the balance sheet only. Items shown outside the trial balance should be shown in either the trading account, the profit and loss account, or the balance sheet. यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम खाते बनाते समय ऐसी मध्य जिन्हें तलपट में शामिल किया गया है उन्हें या तो केवल किसमें, या तो इन्हें केवल व्यापार, यानी आपका जो व्यापार खाता है ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें, या केवल लाभानी खाते में, या केवल चिट्ठे में दिखाएंगे। तलपट के बाहर दिखाए गए मदों को व्यापार खाता, लाभानी खाता या चिट्ठे में से किन्हीं दो में दर्शाया जाएगा। किस में दर्शाया जाएगा? अगर तलपट के बाहर कोई मद दर्शाई गई है तो उसको दो अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, या तो आपका ट्रेडिंग होगा, P&L होगा, या आपकी बैलेंस शीट होगी। ठीक है, दोनों में से किसी में भी आप दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट आपका, अब इसमें देख चुके हैं कि समायोजन प्रविष्टियां क्यों की जाती है, इसके लिए नीड क्यों पड़ी है, और जो महत्वपूर्ण समायोजन है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में आपके पूरे समायोजन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जितने होते हैं उतने कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बाकी समायोजन रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अन्य अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आप सभी जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, यानी जो ऐसा गुड्स या माल जो वर्ष के अंत में बिना बिका अनसोल्ड रह जाता है उसी को ही क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा, यानी जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन हमेशा रूढ़िवादिता, यानी रूढ़िवादिता परंपरा अनुसार लागत मूल्य बाजार मूल्य में से दोनों में से जो भी कम होता है उस पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? यानी लागत मूल्य बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। यानी क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड कंजर्वेटिवली एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक अगर तलपट के बाहर हो तो क्या एंट्री होगी। अगर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर वो तलपट के बाहर बनाया गया है, ठीक है, दिखाया गया है, तो उस संबंध में समायोजन प्रविष्टि किस प्रकार से की जाएगी। इसकी एंट्री होगी आपकी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट, यानी अगर कोई संस्था निर्माणी संस्था है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाएगा। अगर कोई निर्माणी संस्था नहीं है, डायरेक्ट वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है तो उसके लिए ट्रेडिंग आ जाएगा। ठीक है, अगर जो क्लोजिंग स्टॉक आपका अगर ट्रायल बैलेंस में तलपट में है तो उस संबंध में आपकी एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक देख चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन वैल्यूएशन किया जाता है वो रूढ़िवादिता परंपरा अनुसार लागत मूल्य या बाजार मूल्य इनमें से दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है। ठीक है, तो यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? अदत्त व्यय, यानी ऐसे व्यय जो चालू लेखा अवधि से संबंधित है किंतु जिसका भुगतान अंतिम खाते बनाने की तिथि तक नहीं किया गया है। यानी ऐसे व्यय है जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है करंट ईयर उससे संबंधित होते हैं लेकिन उनका जो भुगतान है वो अंतिम खाते बनाने तक नहीं किया गया है तो उसको अदत्त व्यय कहा जाता है। अब इसमें दो विचारधाराएं प्रचलित है, यानी दो प्रकार की विचारधाराएं या दो प्रकार की विधियां प्रचलित है किस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है। फर्स्ट तो आपकी विपरीत प्रविष्टि द्वारा और एक है प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के द्वारा। कौन सी दो विधियां हैं? एक तो आपकी विपरीत प्रविष्टि द्वारा की जाती है और एक है प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के माध्यम से इनका समायोजन किया जाता है। अब इसमें एंट्री देखते हैं। तो विपरीत प्रविष्टि के माध्यम से किस प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का एंट्री करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग या अकाउंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट, और व्यय को अगर व्यय जो व्यय है उनका भुगतान किया जाता है तो इस संबंध में आपकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर नगद से करते हैं तो कैश आ जाएगा, अगर चेक से करते हैं तो बैंक अकाउंट आपका CR हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के माध्यम से। किसके बारे में बात करेंगे? डायरेक्ट अकाउंट मेथड के बारे में। यानी विपरीत प्रविष्टि देख चुके हैं, अब देखते हैं प्रत्यक्ष लेखांकन विधि। तो यह महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह देखिए इसको। यानी जब तक क्या है, जब तक गत लेखा वर्ष से संबंधित बकाया व्यय का भुगतान हो जाए अथवा उपार्जित व्यय अदत्त व्यय में परिवर्तित न हो जाए तब तक इनके संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इन व्ययों के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। प्रत्यक्ष लेखांकन विधि में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती है। ठीक है,
अब इसमें फर्स्ट प्रविष्टि होगी आपकी अदद व्यय की राशि के भुगतान पर, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा, नगद किया तो कैश आएगा, चेक से किया तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये मैं अभी थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा। तो अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी एंड इंग्लिश में एमसीक्यूज दूंगा, यानी एग्जाम बेस्ड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, यानी प्रत्येक चैप्टर के लगभग 50 से लेके 100 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें से आपकी प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट है पिछली अवधि का उपार्जित व्यय एवं चालू वर्ष का व्यय दोनों साथ साथ चुकाने पर, यानी जो लास्ट ईयर का आपका उपार्जित व्यय है और चालू वर्ष का जो व्यय है, अगर उनको एक साथ पेड करते हैं तो उस समय एंट्री होगी आपकी एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे और एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट कर देंगे, यानी अगर नगद किया है तो कैश और चेक से किया तो बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यानी पिछली अवधि का उपार्जित व्यय चालू वर्ष के अंतिम तिथि तक भी न चुकाए जाने से अदद व्यय में परिवर्तन होने पर एंट्री हो जाएगी आपकी एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या हो जाएगा? एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा। अब इसमें एक विशेष टिप्पणी देखनी है, देर की है, वो आपको ध्यान रखनी है। विशेष टिप्पणी क्या है? यानी चालू वर्ष में यदि पिछली लेखा अवधि के बकाया या उपार्जित व्यय का संपूर्ण भुगतान हो जाता है तो संबंधित व्यय खाता विपरीत प्रविष्टि विधि में भी सही स्थिति प्रकट कर देगा, किंतु चालू लेखा वर्ष में इनका भुगतान नहीं किया हो तो विपरीत प्रविष्टि विधि में चालू वर्ष के अंत में चालू वर्ष के साथ साथ गत वर्ष से संबंधित बकाया उपार्जित व्ययों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत पिछले वर्ष से संबंधित बकाया उपार्जित व्ययों का खाता चालू वर्ष के दिन ही बंद कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष लेखांकन विधि में ऐसी भूल नहीं होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत भुगतान होने पर ये खाते बंद होते हैं। अतएव जो प्रत्यक्ष लेखांकन विधि है आपकी वो सबसे ज्यादा लाभप्रद होती है और इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी आप जब प्रैक्टिकल एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट पूर्वदत्त व्यय देखते हैं। अब क्या देखते हैं? यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी ऐसे व्यय जिनका करंट लेखावधि से कोई संबंध नहीं होता है लेकिन उनका अग्रिम रूप से व्यय कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यय को पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। अब इनको देखते हैं। पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस के मीनिंग देखते हैं। पूर्वदत्त व्यय का आशय ऐसे व्यय से है जिसका भुगतान अग्रिम रूप से चालू वर्ष में ही कर दिया गया है। अन्य शब्दों में ये वे आगामी लेखा अवधि से संबंधित होते हैं, किंतु इनका भुगतान चालू अवधि में कर दिया जाता है, यानी इनका जो संबंध होता है वो नेक्स्ट ईयर से होता है, लेकिन जो करंट ईयर उसमें इसका भुगतान कर दिया जाता है। इस कारण से इनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। इन व्ययों का लाभ आगामी, यानी जो ये एक्सपेंसेस हुए हैं तो इन व्ययों का लाभ आगामी लेखा अवधि में मिलेगा, अतः इनके समायोजन हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां करनी होगी। अब किस प्रकार से करनी होगी? अगर आपको एडवांस में आपने व्यय कर दिया है इसके समायोजन हेतु आपको निम्नलिखित प्रविष्टि करनी होगी। पहली प्रविष्टि होगी आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या हो जाएगा? यानी जो आपने अग्रिम व्यय किया है वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। अब लेखांकन हेतु इसमें महत्वपूर्ण डायरेक्शन दे रखे हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन वो देखते हैं। यानी यदि पूर्वदत्त व्यय प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित है, यानी जो आपका पूर्वदत्त व्यय है अगर प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित है तो निर्माण, यानी जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्वदत्त जो आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट की मदद होती है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके P&L अकाउंट की मदद होती है। यदि पूर्वदत्त व्यय प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित है तो निर्माण या व्यापार खाते, और यदि अप्रत्यक्ष व्यय से संबंधित है तो लाभानी खाते में नाम पक्ष में संबंधित व्यय में से पूर्वदत्त व्यय की राशि को घटाकर दिखाया जाएगा। ठीक है, जो भी स्थिति है, अगर P&L की मद है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो जो संबंधित मद है उसमें से उस राशि को घटाकर दिखाया जाएगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की मद है तो संबंधित व्यय की राशि है जो मद है उसमें से उसको घटाकर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रकृति का खाता होने के कारण पूर्वदत्त व्यय के शेष को चिट्ठे के समझे पक्ष में दिखाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट होता है वो व्यक्तिगत प्रकृति का खाता होता है और इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, विशेष आपको ध्यान रखना है। यदि पूर्वदत्त व्यय की मद तलपट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस की मद अगर ट्रायल बैलेंस में दर्शाई गई है तो इसको अंतिम खातों में केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाएंगे, अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण है। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की कोई मद अगर ट्रायल बैलेंस में शो की गई है तो उसको जब फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे तो बैलेंस शीट के असेट साइड में उसको दिखाएंगे और अदर किसी भी एडजस्टमेंट की यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट है यदि पूर्वदत्त व्यय का प्रीपेड एक्सपेंसेस का गत वर्ष प्रीवियस ईयर का कोई शेष है तो लेखांकन निम्नानुसार किसी एक विधि के आधार पर किया जाएगा। अगर पूर्वदत्त व्यय का
प्रीवियस ईयर का अगर कोई शेष रहता है तो उस संबंध में जो समायोजन किए जाएंगे वो दो विधियों से किए जाएंगे, एक तो आपका प्रत्यक्ष लेखांकन विधि से और एक किया जाएगा आपका विपरीत पुष्टि के माध्यम से। तो विपरीत पुष्टि के माध्यम से देखते हैं, यानी गत वर्ष के पूर्ववर्ती व्यय के शेष की संपूर्ण राशि चालू वर्ष के आरंभ में ही संबंधित व्यय में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसके लिए निम्नांकित विपरीत पुष्टि की जाती है। अब विपरीत पुष्टि क्या की जाएगी, एक तो होगा आपका एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, यदि गत वर्ष के पूर्ववर्ती व्यय में चालू वर्ष के अतिरिक्त आगामी लेखा अवधि से संबंधित व्यय भी शामिल है तो इस स्थिति में चालू वर्ष के अंत में निम्नांकित पुष्टियां की जाएगी। अब इसमें इसका कहने का तात्पर्य यह है कि गत वर्ष के जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए हैं जिसमें चालू वर्ष के अतिरिक्त आगामी लेखा अवधि से संबंधित व्यय भी अगर उनको शामिल किया गया है तो इस संबंध में आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, एंड जस्ट इसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी। अब इसमें ये तो हो गया आपका विपरीत पुष्टि के माध्यम से। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष लेखांकन के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के माध्यम से किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड है, यानी गत वर्ष के पूर्ववर्ती व्ययों में से चालू वर्ष के व्ययों की राशि हेतु चालू वर्ष के अंत में निम्नांकित पुष्टि की जाएगी। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि उपरोक्त पुष्टि के कारण गत वर्ष के पूर्ववर्ती व्ययों में से चालू वर्ष से संबंधित व्ययों की राशि कम होती है। आगामी लेखावधि से संबंधित कोई राशि गत वर्ष के पूर्ववर्ती व्ययों में शामिल थी तो उसका शेष स्वतः ही बचा रह जाता है, ठीक है, यानी जो शेष है स्वतः बचा रह जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं चौथा नंबर का समायोजन आपका एक्रूड इनकम। क्या है, एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम का मतलब यह होता है कि ऐसी आय जो करंट ईयर से संबंधित है और जो कमा ली गई है लेकिन अभी तक व्यापारी को या व्यापार को प्राप्त नहीं हुई है, उसको एक्रूड इनकम कहा जाता है। और जबकि अनअर्न्ड इनकम के बारे में बात करें, अनुपार्जित आय के बारे में बात करें, तो ऐसी आय जिसका संबंध आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है लेकिन जो करंट ईयर में प्राप्त कर ली गई है उसको अनअर्न्ड इनकम कहा जाता है। उपार्जित आय देखते हैं, एक्रूड इनकम है। यानी वह आय जो चालू लेखा अवधि में कमा ली गई है किंतु चिट्ठे की तिथि तक प्राप्त नहीं हुई हो, उपार्जित आय कहलाती है। यानी करंट ईयर से संबंधित है, कमा ली गई है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। इस आय को अब इसको किस नाम से पुकारा जाता है देखते हैं। इस आय को कमाई हुई आय भी कहा जाता है, अप्राप्त आय भी कहा जाता है, अर्जित आय के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। जैसे बात करें कौन कौन सी आय होती है, जैसे उपार्जित कमीशन है, अंशों पर उपार्जित लाभांश है, उपार्जित किराया है, प्रतिभूतियों पर उपार्जित ब्याज है, आदि ऐसी आय इससे संबंधित होती है। और नेक्स्ट बात करें तो कुछ विद्वान उपार्जित आय को उपार्जित आय तथा बकाया आय के रूप में भी क्लासिफाइड करने को उचित ठहराते हैं। उनके अनुसार उपार्जित आय वर्तमान लेखा अवधि से संबंधित है किंतु उसके प्राप्त होने की तिथि तक न तो देय हुई है और न ही यह आय प्राप्त हुई है। बकाया आय से अभिप्राय उस आय से है जो वर्तमान लेखा अवधि से संबंधित है किंतु प्राप्त होने की तिथि तक प्राप्त बावजूद भी प्राप्त नहीं हुई है। इस व्याख्या को निम्नांकित उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो जो ये आई है एक्रूड इनकम वो करंट ईयर से संबंधित होती है लेकिन जो कमा ली गई है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। यानी दीपक ने एक कंपनी के 20,000 रुपए के ऋण पत्र 10% वार्षिक ब्याज पर खरीदे जिन पर ब्याज 30 सितंबर का, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है, यानी 30 सितंबर तथा 31 मार्च को मिलता है। 30 सितंबर को मिलता है और 31 मार्च को मिलता है, यानी वर्ष में 2 बार मिलता है। तो दीपक अपने खाते 31 दिसंबर को तैयार करता है। यदि दीपक को 30 सितंबर को प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि 1,000 रुपये 31 दिसंबर तक नहीं मिलती है तो वह ब्याज की राशि बकाया आय कहलाएगी। इस उदाहरण में 1 अक्टूबर से दिसंबर तक देखेंगे तो 3 माह का जो ब्याज बनेगा वो आपका 5,000 रुपये 500 रुपये उपार्जित आय माना जाएगा। तो उपार्जित तथा बकाया आय के संबंध में निम्नांकित समायोजित प्रश्न की जाएगी और किसी की जाएगी, इसमें एंट्री हो जाएगी जो भी आपकी उपार्जित आय है। तो एक्रूड, इसको एक्रूड भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहा जाता है, यानी इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहा जाता है या एक्रूड इनकम भी कहा जाता है। तो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, जैसे आपके 500 रुपये की है तो 500 रुपये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। अब लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश है, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं वो उनके बारे में बात करें। फर्स्ट तो आपका इन उपार्जित बकाया आय को लाभानी खाते के जमा पक्ष में संबंधित आय में जोड़कर दिखाया जाता है, क्योंकि ये व्यापार के लिए रेवेन्यू है, व्यापार की असेट्स है एक तरीके से, यानी व्यापार ने कार्य किया है उसके बदले में उसको रेवेन्यू प्राप्त हुई है। तो उपार्जित बकाया आय को लाभानी खाते के जमा पक्ष में संबंधित आय में इसको जोड़कर दिखाया जाता है। और नेक्स्ट है उपार्जित या बकाया आय खाते का शेष चिट्ठे में समते पक्ष में दर्शाया जाता है, यानी जो आपकी एक्रूड इनकम है उसका जो शेष है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाता है,
नेक्स्ट है, यदि उपार्जित या बकाया आय को तलपट में दिखाया गया, ये महत्वपूर्ण है, यानी जो आपकी एक्रूड इनकम है अगर उसको ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है तो नाम शेष दिखाने वाले क्या है, यानी डेबिट शेष दिखाने वाले इस व्यक्तिगत खाते को केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाए जाएंगे, क्योंकि यह डेबिट शेष है तो क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता होता है तो व्यक्तिगत खाते को केवल चिट्ठे के बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे, तो इसमें समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, चालू वर्ष में गत वर्ष से संबंधित उपार्जित या बकाया आय हेतु निम्नलिखित दो विधियों में से किसी एक के आधार पर लेखांकन प्रविष्टियां की जाएगी। जैसा कि इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि जो आपके लेखांकन विधि है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विपरीत प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री के माध्यम से, और एक होती है आपकी प्रत्यक्ष अकाउंटिंग मेथड या प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के माध्यम से समायोजित किए जाते हैं। फर्स्ट विधि देखते हैं, विपरीत प्रविष्टि या रिजर्व एंट्री मेथड है। तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी चालू वर्ष के प्रथम दिन की एंट्री हो जाएगी, चालू वर्ष के प्रथम दिन एंट्री हो जाएगी आपकी इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी रिवर्स एंट्री हो गई है, फिर है चालू वर्ष में गत वर्ष की आय प्राप्त होने पर, यानी जो करंट ईयर है उसमें अगर गत वर्ष प्रीवियस ईयर की कोई आय रेवेन्यू प्राप्त होती है तो उसमें एंट्री होगी आपकी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट हो जाएगी, अगर नगद हुआ तो कैश आएगा, चेक से हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गत वर्ष की उपार्जित या बकाया आय की संपूर्ण राशि या उसका कुछ हिस्सा चालू वर्ष के अंत में भी प्राप्त न होने पर राशि से होने वाली प्रविष्टि कौन सी हो जाएगी, यानी बकाया राशि से प्रविष्टि हो जाएगी एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर टेकन इनटू बुक्स। फिर इसमें आपका प्रत्यक्ष लेखांकन देखते हैं, डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड में बात करते हैं एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम की। तो प्रत्यक्ष लेखांकन विधि यानी गत वर्ष से संबंधित उपार्जित या बकाया आय की चालू वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि से प्रविष्टि होगी। किस प्रकार से होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट है, गत वर्ष की उपार्जित आय की प्राप्ति तिथि चालू वर्ष में देय हो गई किंतु चालू वर्ष के अंत तक भी प्राप्त नहीं हुई हो तो उस संबंध में आपकी एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री होगी, गत वर्ष की बकाया आय चालू वर्ष में प्राप्त न होने पर, यानी जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो इनकम है अगर वो करंट ईयर में भी अगर रिसीव नहीं होती है व्यापार को तो इस संबंध में आपकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कोई प्रविष्टि नहीं होगी, चालू वर्ष के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको शो करेंगे। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गत वर्ष की बकाया आय चालू वर्ष में भी प्राप्त अगर नहीं होती है, यानी प्रीवियस की जो आउटस्टैंडिंग इनकम है अगर वो करंट ईयर में प्राप्त नहीं होती है तो इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और जो राशि है वो चालू वर्ष के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका अनअर्न्ड इनकम के बारे में बात करें, अनुपार्जित आय के बारे में बात करेंगे। तो जो एक्रूड इनकम है उसका जस्ट विपरीत होता है, यानी एक्रूड इनकम में तो आय है जो प्राप्त कर ली गई है, सॉरी कमा ली गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई थी, और अनअर्न्ड इनकम में ऐसी आय जो करंट ईयर से संबंधित नहीं है, प्राप्त नहीं की गई, कमाई नहीं गई है लेकिन वो प्राप्त हो चुकी है व्यापार को, तो एक तरह से व्यापार की लायबिलिटीज होती है। तो उसमें किस प्रकार से एंट्री की जाती है प्रत्यक्ष लेखांकन विधि और विपरीत प्रविष्टि की विधि के माध्यम से, अब उसको देखते हैं। देखिए यानी अनअर्न्ड इनकम, यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई सेवा या सुविधा आगामी लेखा अवधि से संबंधित हो किंतु उसके संबंध में राशि चालू वर्ष में ही अग्रिम वर्ष में प्राप्त हो जाती है, अतएव ऐसी आय जो चालू अवधि तक कमाई नहीं गई है किंतु अग्रिम रूप से प्राप्त हो गई है अनुपार्जित आय कहलाती है, जैसा कि नाम से प्रतीत है अनअर्न्ड इनकम। भावी अवधि से संबंधित होने के कारण इस आय को चालू वर्ष की आय में शामिल नहीं करते हैं, इस हेतु निम्नांकित समायोजन किए जाते हैं। क्योंकि ये भावी अवधि से संबंधित रेवेन्यू होता है तो इसको करंट ईयर से इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इस संबंध में जो समायोजन किए जाते हैं किस प्रकार से किए जाते हैं, हो जाएगा इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम हो जाएगा। जो भी राशि प्राप्त हुई, जैसे 5,000 प्राप्त हो गया तो 5,000 से इसकी एंट्री कर देंगे। और इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो डायरेक्शन है, वो देखते हैं कौन कौन से रूल्स है, किस प्रकार से करना होगा इनका समायोजन। तो फर्स्ट है, अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय चालू लेखा अवधि से संबंधित न होने के कारण लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में संबंधित आय में से घटाई जाती है, क्योंकि ये चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, एडवांस में राशि प्राप्त हुई है, ठीक है। तो जो P&L अकाउंट होता है उसका जो शेयर साइड होता है जो संबंधित मद होती है उसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है।
नेक्स्ट है अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं, यानी जो आपकी अनर्ड इनकम है उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्शाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये व्यापार का दायित्व है, क्योंकि अभी तक व्यापारी ने ये इनकम कमाई नहीं है लेकिन उसको करंट ईयर में प्राप्त हो चुकी है, तो इस कारण से लायबिलिटीज होगी। नेक्स्ट है अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय यदि तलपट में, ये महत्वपूर्ण है, यानी जो आपकी अनर्ड इनकम है अगर वो तलपट में शो की गई है तो इसे केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। यह विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत खाता होता है, अन्य किसी यहाँ पे समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर अनर्ड इनकम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं की गई है, सॉरी, ट्राई अनर्ड इनकम अगर तलपट में दर्शाई गई है तो इसको केवल चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे और अन्य किसी समायोजन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरीके से व्यक्तिगत खाता होता है, तो इस कारण से इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट है चालू वर्ष के आरंभ में गत वर्ष की अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय का जमा शेष होने पर निम्नांकित दो विधियों में से किसी एक विधि के आधार पर लेखांकन कर सकते हैं। यानी चालू वर्ष के आरंभ में जो गत वर्ष का जो आपका शेष है अनर्ड इनकम का जमा शेष होने पर जो प्रविष्टियां की जाएगी दो विधि से की जाएगी, यानी विपरीत से और प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के माध्यम से। तो फर्स्ट बात देखते हैं रिजर्व एंट्री मेथड से किस प्रकार से की जाएगी। तो फर्स्ट है चालू वर्ष के आरंभ में अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय की संपूर्ण राशि से विपरीत प्रविष्टि होगी, यानी अनर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट हो जाएगा, जो भी राशि प्राप्त हुई उससे हो जाएगी। नेक्स्ट है गत वर्ष की अनुपार्जित आय चालू लेखा अवधि से संबंधित न होकर आगामी लेखा अवधि से संबंधित हो अथवा इसका कुछ भाग चालू लेखा अवधि एवं कुछ भाग आगामी लेखा अवधि से पार्शियली संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में आगामी वर्ष में संबंधित जो आय की प्रविष्टि होगी वो किस प्रकार से होगी, ये हो जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनर्ड इनकम हो जाएगा। ये तो होगा आपका विपरीत प्रविष्टि के माध्यम से। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रत्यक्ष लेखांकन डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड में किस प्रकार से करेंगे, यानी गत वर्ष के अनुपार्जित आय में से चालू लेखा अवधि से संबंधित आय हेतु करेंगे, तो अनर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका यदि गत वर्ष की अनुपार्जित आय का संबंध चालू वर्ष के अतिरिक्त आगामी लेखा अवधि से भी है तो और उस अवधि से संबंधित आय की चालू वर्ष में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि आगामी लेखा अवधि से संबंधित शेष के बाद ये स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ठीक है, आपके ये समायोजन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट समायोजन आपका पूंजी पर ब्याज, किसके बारे में बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यानी एज पर द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इंटरेस्ट इज पेड बाय द बिजनेस ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, यानी जो लेखांकन की पृथक अस्तित्व अवधारणा होती है उसके अकॉर्डिंग स्वामी द्वारा जो विनियोजित पूंजी होती है उस पर व्यापार द्वारा ब्याज दिया जाता है। जैसे कोई व्यापारी होता है उसके द्वारा जो पूंजी विनियोजित की गई है व्यापार में इन्वेस्टेड की गई है, तो उसके बदले में व्यापारी को व्यापार द्वारा ब्याज दिया जाता है। तो उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी आपकी फर्स्ट, तो एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, क्योंकि खर्चा डेबिट हो जाएगा, जैसे 5,000 रुपये ब्याज दिया है व्यापार ने व्यापारी को, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है अगर व्यापारी द्वारा लाभ हानि नियोजन खाता, यह महत्वपूर्ण है, अगर व्यापारी द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा हो तो पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि खाते के स्थान पर लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाना चाहिए। अगर व्यापारी द्वारा पेंडल अकाउंट बनाया गया है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। अगर व्यापारी द्वारा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जा रहा है तो उस राशि को, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली राशि को पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। इसे बता रखा है, यानी इंग्लिश को देखें तो इफ द ट्रेडर इज मेंटेनिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसकी जो प्रविष्टि होगी या एंट्री होगी किस प्रकार से होगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी दो प्रकार से होगी। एक तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, अगर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अब इसमें नोट दे रखा है कि व्यापारी को देय होने के कारण, यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक तरह से व्यापार की लायबिलिटीज होती है, तो व्यापारी को देय होने के कारण पूंजी पर ब्याज की राशि को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं। किस में जोड़कर दिखाते हैं, क्योंकि व्यापार की लायबिलिटीज है पूंजी में इसको जोड़कर दिखाएंगे। तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिंग पेबल टू द ट्रेडर इज शोन एज एन एडिशन टू कैपिटल ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, किस पे, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज है जो व्यापारी द्वारा व्यापार की जो पूंजी होती है या संपत्ति होती है, असेट्स होता है, गुड्स होता है, अगर उसका निजी प्रयोग है तो ड्राइविंग से आहरण किया जाता है, तो उसके लिए उसको ब्याज देना होता है, जो भी दर होती है उसके अकॉर्डिंग उसको ब्याज देना होता है। तो एक तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स है वो व्यापार के लिए प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, क्या होता है, रेवेन्यू होता है।
तो यह व्यापार के लिए आय होती है। क्या होती है? व्यापार के लिए आय होती है। तो इस संबंध में आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा? ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट। तो रेवेन्यू को शेयर करते हैं, और अगर आय प्राप्त हो जाती है तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू पी&एल या पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर व्यापारी पी&एल बनाता है तो पी&एल को शेयर कर देंगे, अगर पी&एल अप्रोप्रिएशन व्यापारी खाता बनाता है तो पी&एल टू पी&एल अप्रोप्रिएशन यहाँ पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यानी नोट देर का है कि व्यापार के स्वामी द्वारा देय होने के कारण इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। एंड जो व्यापार का स्वामी है उसकी लायबिलिटी है कि दो ड्राइविंग्स किया गया है उस पर उसको ब्याज देना होगा। तो इस संबंध में जो व्यापार की पूंजी होती है, व्यापारी की पूंजी होती है, उसमें से इसको माइनस करके या लेस करके शो किया जाता है। एंड सिंस इट इज पेबल बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, इट इज शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपका यानी यहाँ तक अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अब यानी 7-8 जो एडजस्टमेंट है वो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके जो शेष एडजस्टमेंट बकाया रहे हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, और उनकी जो लेखांकन विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।